हम अब अपने घरों में यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अलग-अलग सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम थोड़ा उनके बारे में देखेंगे कि ये जो यज्ञ की हमारी परंपरा है, प्राचीन हमारे जो थॉट प्रोसेस हैं, जो एक पूरे संस्कार के साथ हमारे परिवार के साथ रहता है, उस यज्ञ की साइंटिफिक महिमा क्या है, वैज्ञानिक तौर पर उनके कौन-कौन से ऐसे घटक हैं, जो हमें अच्छा रखते हैं, हमारे आस-पास के वातावरण को साफ रखते हैं, सुंदर रखते हैं, क्लीन रखते हैं। तो इसके ऊपर हमने काफ़ी रिसर्च किया और पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी के मार्गदर्शन में हमने कुछ यज्ञ के ऊपर काम करना शुरू किया और पाया कि ये जो यज्ञ है, ये जो हवन है, जिसको मेडिकेटेड एयर भी कहते हैं या आयुर्वेद की भाषा में धूपन कहते हैं, इन सब के अपने एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हम देख सकते हैं। और जो आजकल बड़ी-बड़ी बातें होती हैं स्टरलाइजेशन की, एयर को स्टरलाइजेशन की, कि हवा को जो साफ़ रखा जाए उसकी प्रोसेस की, उसके लिए अलग-अलग केमिकल्स का, अलग-अलग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। हमने ऐसा करके देखा, हमारी साइंटिस्ट की टीम ने ऐसा करके देखा कि अगर हम यज्ञ को करें, जिस जगह करें, जिस तरीके से करें, उसके अपने-अपने हमें मेडिसिनल बेनिफिट देखने को मिलते हैं। पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, पूज्य स्वामी जी विप्रदेव जी, इन दोनों के साथ मिलकर, इन दोनों के तत्वाधान में और परम पूज्य स्वामी जी और परम श्रद्धेय आचार्य जी के निर्देशन में हमने ये काम करने शुरू किए और पाया कि ये जो सामग्रियां हैं जो अलग-अलग रोगों के लिए बनी हुई हैं वो, और उसके साथ-साथ जो अलग किस्म की सामग्रियां जो आयुर्वेद में डिफाइंड हैं, उनकी जो अपनी कैपेबिलिटी, अगर हम उसके बारे में देखें तो उनके कैसे-कैसे इम्पैक्ट आते हैं, किस तरीके से ये जो यज्ञ है, ये कैसे एयर स्टरलाइजेशन का एक अच्छा माध्यम है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो जो मेडिकेटेड एयर है, यज्ञ है, धूपन है, वो कैसे हमारे हवा को, हमारे वातावरण को कीटाणुओं से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से फ्री रखता है, आज हम वो देखेंगे। तो अगर हम बात करें माइक्रोब्स की, कीटाणुओं की, जीवाणुओं की, विषाणुओं की, हम चारों तरफ उनसे घिरे हुए हैं। हमारे आसपास, चाहे हम किसी शहर में रह रहे हों, चाहे किसी गाँव में रह रहे हों, चाहे हम जंगलों में रह रहे हों या फिर घरों में रह रहे हों, हर तरफ कुछ ना कुछ एयरबोर्न माइक्रोब्स हमारे चारों तरफ रहते हैं। हमारा शरीर इनसे अच्छे से लड़ लेता है, हमें बहुत समय तक इनके बारे में पता नहीं होता, पर लेकिन अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो तो इनकी वजह से दिक्कत होनी शुरू हो जाती है और ये हमें फिर परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो माइक्रोब्स क्या हैं? छोटी सी टाइनी लिविंग थिंग्स हैं जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। ये पानी में, मिट्टी में, हवा में, सब जगह पाए जाते हैं और हम जब पैदा होते हैं, हम बैक्टीरिया फ्री पैदा होते हैं, पर जैसे जैसे हमारा जीवन आगे चलता है, हम चारों तरफ उनको एक्वायर करना शुरू कर देते हैं और हमारे पेट में, जैसे हम कई बार इसके बारे में बात की है कि कुछ अच्छे वाले माइक्रोब्स हैं, कुछ खराब वाले माइक्रोब्स हैं। अच्छे वाले माइक्रोब्स हमारे पेट में होते हैं, लगभग 2 किलो के लगभग बैक्टीरिया हमारे पेट में हैं, ट्रिलियंस ऑफ दोज बैक्टीरिया हमारे पेट में हैं। जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, जो खराब वाले हैं, जिनको हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, वो हमें परेशान करते हैं और लगभग 1000 अलग-अलग टाइप के बैक्टीरिया हमारे शरीर पे पाए जा सकते हैं। इनका हमारे आसपास होना अच्छी बात नहीं होती है और इनकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम बात करें, अगर हम अपना हाथ लें और इस हाथ को एक बैक्टीरियल प्लेट के ऊपर रखें जहाँ बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं, तो आप देखिए वो हाथ ऐसा दिखाई देगा। लगभग 1000 टाइप के अलग-अलग बैक्टीरिया और फंगस हमारे हाथ पर रहते हैं और हम अगर देखें सांसों के साथ भी आप देखें तो लगभग 6 लाख बैक्टीरिया हम पर डे अपने सांसों के साथ अंदर ले रहे होते हैं। और सांसों में क्या है? वो हवा है जिसमें हम गहरी सांस ले रहे हैं। तो अगर हम देखें, जो हमारे आसपास अगर हवा साफ सुथरी हो, उसके अंदर बैक्टीरिया, फंगस या वायरस ना हो, तो हम लंबे समय तक हेल्दी रह सकते हैं। इसको हम एरो माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। हवा के अंदर जो भी घटक हैं जिनकी वजह से दिक्कत हो सकती है, उनको नापना, उनको हटाना एक बड़ा अच्छा और बहुत ही क्रिटिकल काम है और इन सब को रेगुलेट करना कैसे करें, वो एक बड़ा चैलेंज रहा है। और इसके लिए आप देखें, ये जो पूरी फैमिली है बैक्टीरिया की, वायरस की और फंगस की, और इनको हटाने के अलग-अलग तरीके हैं जिनको डिसइंफेक्शन या स्टरलाइजेशन कहते हैं, जो आप देखते हैं कि अलग-अलग केमिकल्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, हॉस्पिटल से लेके नर्सिंग होम तक, घरों के कुछ-कुछ हिस्से में लेके लैबोरेटरी तक कुछ ना कुछ केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, अलग-अलग गैस इस्तेमाल की जाती हैं जो हवा को स्टरलाइज करती हैं ताकि शरीर के अंदर वो बैक्टीरिया, वो फंगस, वो स्पोर ना जाएँ। इनके लॉन्ग टर्म यूज़ के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि ये केमिकल्स हैं तो ये हमारे शरीर में अंदर जाके कुछ ऐसा करते हैं जो नेचुरली नहीं होता है और ये अलग-अलग टाइप के फ्यूम्स के फॉर्म में आते हैं और कुछ लोगों को उनसे एलर्जी भी होती है। पर अगेन, इनके खिलाफ भी बैक्टीरिया अपने रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं और कुछ समय के बाद ये केमिकल भी काम करना बंद कर जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हवन करना चाहिए। हमारे प्राचीन ऐतिहासिक लेखन में आप देखें, सुश्रुत ने लगभग
कई हजार साल पहले बताया था कि अगर जो सर्जरी के रूम हैं, जो सर्जरी के पितामह हैं, जिनको आज के मॉडर्न डॉक्टर्स भी सर्जरी के जनक कहते हैं, महर्षि सुश्रुत, उनका एक ओटी हुआ करता था, ऑपरेशन थिएटर हुआ करता था। और उस ऑपरेशन थिएटर में वो धूम किया करते थे, धूपन और धूमन किया करते थे सरसों के बीज से, सरसों के पाउडर से, ताकि वो एरिया स्टरलाइज रहे और सर्जरी के लिए बिल्कुल तैयार रहे, कोई क्रॉस कंटेमिनेशन, कोई इन्फेक्शन ना हो। तो प्राचीन काल से ही औषधीय प्रयोजनों के लिए जड़ी बूटियों को फ्यूमिस करने का टास्क रहा है। और इनका जो ब्रोकेज है, जब आप इन यज्ञ अग्नि में इन पदार्थों को देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में, गैसियस फॉर्म में, कोलाइडल फॉर्म में, और फिर ये नाक, हमारे फेफड़े और त्वचा के छिद्रों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और ये जो है पूरा प्रोसेस है वो हमें हेल्दी हैप्पी रखता है। जैसे पूज्य स्वामी जी बताते हैं कि वो रोज कई किलो घी का सेवन कर लेते हैं। किस फॉर्म में? बहुत सूक्ष्म फॉर्म में। जब आप घी को हवन में देते हैं, यज्ञ में देते हैं, तो उसके जो छोटे छोटे फैटी एसिड्स होते हैं वो सांसों के माध्यम से, स्किन के छोटे छोटे छेदों के माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं और हमें उनका बेनिफिट मिलता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जब हम यज्ञ करते हैं, चाहे सामग्री से करें, घी से करें, और उनके साथ आप देखेंगे तो वो सब कुछ ब्रेकआउट होकर छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरे वातावरण को शुद्ध करता है और हमारे शरीर के जितनी भी व्याधि हैं उनको भी हटाने का काम करता है। तो हमने इस पे काम करना शुरू किया और देखा कि कैसे कैसे कर सकते हैं। और इतनी सारी जो नई नई सामग्रियाँ जो अलग अलग बीमारियों के हिसाब से बनाई हुई थी, चाहे वातेष्टि हो जो रूमेटिक डिजीज़ के लिए है, मेदेष्टि हो जो ब्रेन के फंक्शन के लिए, पित्तेष्टि हो जो पित्त डिजीज़ के लिए हो, कफेष्टि हो जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए हो, चाहे स्किन के लिए चर्मेष्टि, कैंसर के लिए कर्केष्टि, और जनरल वेलनेस के लिए दिव्येष्टि हो, या फिर विषग्न धूप जो एक बहुत स्पेसिफिक सामग्री भी होती है। इन सब पे हमने काम किया, इनके ऊपर डिटेल केमिस्ट्री करके देखा, इनके डिटेल बायोलॉजी करके देखा, और पाया कि ये जो धूम्रहीन से बनते हैं उनके अंदर क्या क्या घटक हैं और किस तरीके से वो ये काम करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप देखें, आज हम बात करेंगे विषग्न धूप के बारे में, जिसके जो घटक हैं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अलग अलग टाइप के औषधीय पदार्थ इस सामग्री के अंदर जाते हैं, और ये जो सामग्रियां हैं इनके अपने अपने मेडिसिनल वैल्यू तो हैं ही, पर उसके अगर आप देखें, जब आप इनको जलाते हैं, जब आप इनको यज्ञ में आहुति देते हैं, तब इनके अंदर क्या क्या आता है। तो हमने उन धूम्र को इकट्ठा किया, यज्ञ में जब इस विषग्न धूम को दिया गया, उस एयर को इकट्ठा किया और इसकी हमने गैस क्रोमेटोग्राफी करके देखी कि इसके अंदर कौन कौन से घटक हैं। और आप देखेंगे स्वामी जी, इसमें अलग अलग टाइप के मेडिसिनल कंपाउंड दिखाई देते हैं, छोटे छोटे साइज के होते हैं, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो अलग अलग तरीके से हमारे सिस्टम को रेगुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने पहली बार करके देखा कि अगर हम गैस क्रोमेटोग्राफी करके देखें तो विषग्न धूम के जो अपने धूम्र हैं उनकी रासायनिक संरचना ऐसी दिखाई देती है। और फिर उसके बाद हमने करना देखा कि अगर ऐसा है तो क्या हम इन धूम्र का कुछ साइंटिफिक वैलिडेशन कर सकते हैं। उसके लिए कुछ हमने नए सेटअप भी डेवलप किए। पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, पूज्य स्वामी विप्रदेव जी ने कुछ ऐसी ये डिवाइसेस भी बनाए। और आप देखिए, जितने हमारे ऋषि हैं, सन्यासी हैं, वो साइंटिस्ट भी अच्छे हैं। और आप देखेंगे ये जो ऐसी डिवाइसेस हैं, कुछ ऐसे यंत्र बनाए जो इस धूम्र को इकट्ठा करके पंप आउट कर सकता है। और उसको फिर हमने एक बॉक्स में इकट्ठा किया और उस बॉक्स के अंदर हमने बैक्टीरिया के प्लेट रखे। तो यहाँ हमारी माइक्रोबायोलॉजी टीम ने बहुत सही काम किया। डॉक्टर स्वाति हल्दर जी की टीम ने इन बैक्टीरियन प्लेट को लेके इस बॉक्स के अंदर रखा और उस बॉक्स के अंदर ये धूम्र को भरा और देखा कि अगर ये धूम इस बॉक्स के अंदर रहे और उसके अंदर ये बैक्टीरिया ऐसे ऐसे हों, तो और उनको अगर हम छोड़ दें 10 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए, और एक टाइम डिपेंडेंस करके देखें कि जैसे जैसे ये धूम्र की मात्रा, मतलब कितनी सामग्री से वो धूम इकट्ठी हुई है वो, और उस धूम का एक्सपोजर का ड्यूरेशन, मतलब कितने समय तक उसको रखा जाए, अगर हम वो करके देखें तो क्या इन बैक्टीरिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, ये प्रश्न उन्होंने पूछा। और आप जो देखेंगे स्वामी जी, वो डेटा बहुत ही ज़बरदस्त है। उससे पहले एक छोटा सा काम और किया कि ये जो धूम के पार्टिकल जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, जो हवा में हैं, क्या वो अच्छे हैं, क्या वो देखने में छोटे हैं या बड़े हैं, क्या हम उनको नंगी आँखों से देख सकते हैं। आँखों से तो नहीं देख सकते, पर उनको
इनको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और आप देखें स्वामी जी, ये जो धूम के पार्टिकल देखने में ऐसे दिखाई देते हैं। 8 जैसी स्ट्रक्चर है, या 2 लड्डू एक के ऊपर एक रखे हैं, या अगर आप आज के संदर्भ में देखें एक छोटा सा लोटे जैसी स्ट्रक्चर है जो लगभग कुछ 100 माइक्रोन का है। मतलब कि नैनो पार्टिकल के आसपास के साइज के ये पार्टिकल हैं जो देखने में ऐसे दिखते हैं, और अगर आप इनका साइज नाप कर देखेंगे तो 1 माइक्रोन से छोटे छोटे हैं, जो ये बताते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हवा में हैं, और हवा के साथ, हमारी सांसों के साथ हमारे शरीर में तो जाते ही हैं, पर अगर हवा में विद्यमान कोई भी बैक्टीरिया है तो उससे भी लड़ सकते हैं। कैसे लड़ सकते हैं वो समझ आप यहाँ देखेंगे। हमने लगभग 12-15 अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया और फंगस पे काम किया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे पैथोजेंस जिनसे बीमारियां पैदा होती हैं, जो सरफेस पे होते हैं, जैसे कि हमारे टेबल की सरफेस, हमारे इस माइक की सरफेस, या हमारे चेयर की सरफेस, किचन के स्लैब की सरफेस, जहाँ जहाँ जो सतह हैं जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं, वहाँ पे जो बैक्टीरिया होती हैं हमने उन पे काम किया। और आप देखेंगे लगभग 4 ऐसे बैक्टीरिया हैं। एक लंग पैथोजन पे काम किया जो हमारे फेफड़ों के अंदर बीमारी पैदा करते हैं, जिनकी वजह से निमोनिया होता है। और फिर हमने गैस्ट्रिक पैथोजेंस पे काम किया, मतलब ऐसे जो हमारे पेट के अंदर होते हैं और जिनसे दिक्कत होती है। और यूरोपैथोजन जो हमारे यूरिन जेनेटल सिस्टम में बीमारी पैदा करते हैं। और उसके साथ साथ फंगल, कैंडिडा जैसे फंगस पे हमने काम किया। आप देखेंगे जब आप इनको लैब में ग्रो करते हैं तो हर एक बैक्टीरिया अलग अलग तरीके से अपनी कॉलोनी बनाता है। आप ये देखेंगे, ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एक डॉट एक एक कॉलोनी है। मतलब एक बैक्टीरिया कभी यहाँ था और 24 घंटे के अंदर अपने कई गुना पूरे परिवार को बड़ा कर लिया, और वो पूरा परिवार एक डॉट के तौर पे दिखाई देता है। इन कॉलोनी को आप देखेंगे, ये बता रहे हैं कि बैक्टीरिया फंगस कैसे ग्रो कर रहे हैं। और जब आप इनको एक्सपोज करते हैं इस सामग्री के धुएं से, तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप इस सामग्री का एक्सपोजर बढ़ाते हैं, वैसे वैसे इन कॉलोनी का नंबर कम होने लगता है, और उसके साथ साथ उनका साइज भी कम होने लगता है, जो ये बताता है कि इस सामग्री के जो भी घटक हैं जो हवा में जा रहे हैं, वो इन बैक्टीरियल ग्रोथ को कम कर रहे हैं, बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं दे रहे, और अगर ग्रो हो गया है तो उसको मार भी रहे हैं। ये एक पहली वाली बड़ी वाली बात थी स्वामी जी, जिसके लिए हमें जोर से ताली बजा लेनी चाहिए, जब हमने पहली बार देखा कि इन औषधियों के अंदर ऐसा कैपेबिलिटी है जो माइक्रोबियल ग्रोथ को कम करता है। इसके बाद हम लोग बहुत एक्साइट हो गए, पूरी टीम ने कहा कि अगर ऐसा है तो क्यों ना हम इस पर और डिटेल रिसर्च करके देखें और पता करें कि इन बैक्टीरिया की ग्रोथ का साइकिल कितना है, किस रेट से ये ग्रो कर रहे हैं, क्या हम उनके अंदर टाइम डिपेंडेंसी देख सकते हैं, मतलब किस समय में कितने टाइम तक इसको यूज़ किया जा सकता है, और क्या हम इनकी डोज डिपेंडेंसी देख सकते हैं कि 1 ग्राम सामग्री से लेकर 10 ग्राम सामग्री तक, 15 ग्राम सामग्री की अगर हम आहुति दें तो क्या हमें उसके बेटर इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। और आप जो देख रहे हैं स्वामी जी स्क्रीन पर, ये माइक्रोबियल ग्रोथ का एक पाथवे है। आप देखिए जैसे जैसे बैक्टीरिया टाइम डिपेंडेंट तरीके से बढ़ रहा है, 24 घंटे तक आप देखिए ये नॉर्मल ग्रोथ का साइकिल है जो हरे रंग की लाइन है। और जब हम इनको एक्सपोज दे रहे हैं इस सामग्री के धूम से, तो आप देखिए ये जो बैक्टीरिया की ग्रोथ की रेट थी वो कम हो जाती है, और हर एक ही बैक्टीरिया में हमें ऐसा चेंज देखने को मिला, चाहे वो लंग पैथोजेंस हो, यूरोपैथोजेंस हो, या फिर समझिए फंगस हो। आप फंगस की केस में आप देखिए ये जो इसकी रेट ऑफ ग्रोथ है वो एक्सपोजर ऑफ दिस धूम्र के बाद लगभग खत्म हो जाती है, जो ये बताते हैं कि इन धूम्र की अपनी कैपेबिलिटी की वजह से ये जो ग्रोथ है बैक्टीरिया और फंगस की कम हो जाती है। जब हमने काम करना शुरू किया तो हमारी टीम में कुछ अच्छे डिस्कशन लीडर्स भी हैं। तो एक क्वेरी हमारी टीम से खुद की आई थी कि हम जब ये धूम्र को बना रहे हैं, जब हम आहुति दे रहे हैं, तो धूम्र है ये, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये गर्म होता है, और हो सकता है ये जो बैक्टीरिया और फंगस मर रहे हैं ये गर्मी की वजह से मर रहे हैं, शायद इनकी शायद मेडिसिनल वैल्यू ना हो। तो ऐसा एक अच्छा प्रश्न था, फिर हमने उस पर भी काम किया और इस धूम्र को इकट्ठा किया, उस धूम्र को पहले ठंडा किया, और जब उसको ठंडा करके हम रूम टेम्परेचर पर ले आए या थोड़े और लोअर टेम्परेचर पर चले गए, और उसको बाद हमने समझी इनको देकर देखा और पाया कि चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, इन बैक्टीरिया और फंगस की डेथ, इनका मोक्ष इसी धूम्र के धुएं से ही होता है, और सामग्री की जो अपनी कैपेबिलिटी है वो अच्छे तरीके से हमें दिखाई देती है। उसके बाद समझे हमने देखा कि अगर हम बैक्टीरिया को सीधे सीधे एक्सपोज करें या फिर लिक्विड में बबल करें तो क्या अलग अलग तरीके से ये बैक्टीरिया भी मरते हैं। और आप देखेंगे जो बड़े बड़े पैथोजेंस हैं जिनके बारे में दुनिया भर की एंटीबायोटिक्स बनी हैं और कभी कभी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स इन पर काम भी नहीं करती, उन पैथोजेंस पे आप देखेंगे समझिए डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से इन धूम्र का अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो कम होनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद समझिए जो एक और प्रश्न हमारी एक और टीम मेंबर
हमने पूछा कि हम बैक्टीरिया को तो मार रहे हैं, हम फंगस को तो मार रहे हैं, ये जो धूम्र है जब अगर हमारे लंग्स में जाएगी तो कहीं लंग्स को तो दिक्कत इनसे नहीं आएगी। तो समझे हमने वो वाले एक्सपेरिमेंट भी किए। ह्यूमन लंग सेल जो हमारे इन विट्रो बायोलॉजी में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, हमने उनके ये भी एक्सपोजर देकर देखा और जो डोज है उसका लगभग 8 से 10 गुना तक ज़्यादा लेके गए और देखा कि अगर हम जो लंग सेल्स हैं, जो बहुत सेंसिटिव सेल्स हैं, जो कल्चर में ग्रो होते हैं, अगर उनको ये धूम्र दें तो क्या उनकी हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट आता है। पर समझिए बहुत ही एक्साइटिंग और देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसका साइंटिफिक वैलिडेशन इतने सुंदर रूप में दिखाई देता है कि जब आप इन लंग सेल्स में इस धूम्र का एक्सपोजर देते हैं तो इतनी हाई डोज के बावजूद भी हमारे ह्यूमन लंग सेल्स में कैसा भी कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। वो अच्छे से ग्रो करते हैं, वो अच्छे से अपने जीवन चक्र को पूरा रखते हैं और बताते हैं कि ये जो धूम्र है, ये जो हवन के अपने प्रोसेस हैं, ये सेलेक्टिवली पैथोजेंस को मारते हैं और हमारी जो अच्छी सेल्स हैं, जो नॉर्मल हेल्दी सेल्स हैं, उनको स्पेयर करते हैं और उन पर कैसा भी कोई भी दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अब समझिए इस पेपर को लेकर हम आगे गए और हमने एक बड़े जर्नल के पास पब्लिकेशन को भेजा और बताया कि पहली बार अगर हम विषाक्त धूप की ऐसी कैपेबिलिटी बताएं तो कैसे चेंजेस आएंगे। तो वो जो रिव्यूअर्स थे उन्होंने बड़ा अच्छी बातें कहीं कहा ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, बहुत बढ़िया देखने को मिला, पर इसका आप हमें प्रैक्टिकल यूज़ तो बताओ, क्या करें कि हमें ये पता लगे कि ये चीज़ वास्तव में काम की है। हम स्टरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, कहीं उसका एक ऐसा एफिकेसी तो दिखे जो रेलेवेंट हो। हमने सब काम लेबोरेटरी में किए हैं, लेबोरेटरी की साइंस को क्या हम मॉडर्न एप्लीकेशन से जोड़ सकते हैं। तो हमने उनकी बात मानी और कहा कि बहुत अच्छा सुझाव है। फिर उसके लिए स्वामी जी हमने यहाँ पे आके काम किया और जो हमारे पतंजलि वेलनेस के रूम्स हैं जहाँ पे बहुत सारे स्वास्थ्य साधक आकर रहते हैं, तो हमने वहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट किए कि जैसे ही स्वास्थ्य साधक सुबह चेकआउट करके गए, जनरली उनके रूम की सफाई की जाती है, हमेशा अच्छे से सफाई करके अगले स्वास्थ्य साधक के लिए वो रूम तैयार किए जाते हैं। हमने यहाँ रिक्वेस्ट किया कि एक दिन आप वो सफाई मत कीजिए और हमें उसी रूम में कुछ बैक्टीरियल प्लेट रखने का मौका दीजिए और अगर हम वो प्लेट रखें और देखें कि उस रूम में उस वक्त कितने पैथोजेंस हैं जो आप वहाँ क्वांटिफाई कर सकते हैं। समझिए आप ऐसे रख के देखेंगे, सफाई से पहले जब लोग चेकआउट करते हैं उसके बाद आप देखिए हवा में थोड़े थोड़े माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको आप यहाँ क्वांटिफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये जो हवा में मौजूद पैथोजेंस हैं वो कितने हैं और ये कितने ज़्यादा जो डॉट्स हैं आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इतनी सारी कॉलोनी दिखाई दे रही हैं। फिर उन्हीं कमरों में हमने यज्ञ किया, हवन किया। पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, पूज्य स्वामी विप्रदेव जी ने वहाँ पर यज्ञ किया और यज्ञ करने के 2 घंटे बाद हमने वहीं प्लेट दोबारा रखी और देखा कि उन प्लेट्स के अंदर कितने बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं। तो हमने ऐसा करके देखा और पाया कि हाँ, जब आप यज्ञ कर रहे हैं तो वहाँ बिल्कुल बैक्टीरिया प्लेट क्लीन थी, वहाँ हवा में कोई भी पैथोजेंस नहीं पाए गए। तो ये पहली बार हमें देखा कि एनवायरमेंटल डिसइंफेक्शन की जो बात है वो यज्ञ की बहुत अच्छी है और उसकी जो क्षमताएं हैं वो हमने पहली बार देखी कि आप इसको क्वांटिफाई करके देखें बिफोर और आफ्टर में, तो आप देखेंगे जो पैथोजेंस थे उनका लेवल बहुत कम हो गया था। और जो एक अच्छी बात होती है कि सब हम अपने वातावरण को शुद्ध रखें, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो हमारी संस्कृति में, जो हमारी परंपराओं में डिफाइंड है, उसका बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया साइंटिफिक वैलिडेशन देखा कि हवाओं को कीटाणु रहित किया जा सकता है अगर हम सही तरीके से सही मात्रा में यज्ञ करें तो। और फिर इस फाइंडिंग को लेकर स्वामी जी हम उसी जर्नल के पास वापस गए और हमने पहली बार ये पब्लिश किया जर्नल ऑफ एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन में कि विषाक्त धूप के अंदर जो नैनो स्केल के पार्टिकल्स हैं वो एक डिटॉक्सिफाइंग मेडिसिनल फ्यूम की तरह काम करते हैं और वो माइक्रोबियल कैपेबिलिटी के साथ आते हैं और पूरे प्रोसेस को डिसइंफेक्ट करने में मदद करते हैं। तो विज्ञान की जो बात है, विज्ञान को अपने धरातल पे लाकर जो हमारे क्लासिकल तरीके हैं उनको उस तरीके से वैलिडेट करने का जो पूरा काम पतंजलि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक कर रहे हैं, ये उसी का एक अच्छा घटक है। और हमने देखा कि यज्ञ की अपनी महिमा है, जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं, जितने हम हवन कर रहे हैं, उसके साइंटिफिक बेनिफिट्स भी होते हैं और अब साइंटिफिक फ्रेटर्निटी भी इन चीज़ों को अच्छे से पहचानती है और मानती है और कहती है कि हाँ, दैनिक यज्ञ करना अच्छा है। हमारे कमरे, हमारे घर, हमारे किचन, हमारे बाथरूम, हमारे लिविंग एरियाज जहाँ भी हम रहते हैं, इस धूम्र के होने से वो सब बैक्टीरिया से, कीटाणुओं से फ्री रहते हैं और हम अच्छी स्वस्थ हवा में स्वस्थ सांस लेके अपने आप को हेल्दी, हैप्पी और फिट रख सकते हैं, किसी भी पैथोजन से बच सकते हैं और अपने किसी भी बीमारी से भी लड़ सकते हैं। और अलग अलग बीमारियों की जो पूरी बात है, जिनके लिए आप यहाँ ये सामग्रियाँ भी देख रहे हैं, कल परसों तरसों उनके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कफ
सल्फेस्टी से हम कैसे अपने लंग्स की बीमारियों से बच सकते हैं, हृदयष्टि से कैसे अपने हार्ट की बीमारी से बच सकते हैं, चर्मेष्टि से हम कैसे अपने स्किन की बीमारियों से बच सकते हैं। आज हमने देखा कि हवन की, यज्ञ की अपनी साइंटिफिक वैलिडेशंस हैं, पर उनका डिजीज डिपेंडेंट इफेक्ट कैसा है वो आने वाले समय में देखेंगे।